देखो, कल हम लोगों ने जो क्लास की थी उसमें हमने बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में बातचीत कर ली थी कि अगर मान लेते हैं कि तुम लोगों के पास में रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, ये जितने भी बेसिक टर्म्स थे, इन सारे बेसिक टर्म्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी कल सारा डिस्कशन कर चुके हैं। अभी हमें उसी डिस्कशन को थोड़ा सा आगे कैरी फॉरवर्ड लेकर जाना है और फिर आगे उस पर और रिसर्च या फिर कह सकते हो और बातचीत हमको करनी है। आज के हमारे जो दो टॉपिक्स हैं दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, या फिर मोलर कंडक्टेंस या फिर आप कहो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये हमको आज पढ़ना है। तो टॉपिक के डिटेल में घुसने से पहले तुम्हें कल की क्लास के बारे में चीजें पता होनी चाहिए कि कल हमने क्या सीखा था, प्लस तुम्हें थोड़ा सा अपना 11वीं कक्षा का जो बेसिक्स होते हैं रेडॉक्स के वो आने चाहिए। जैसे कि सबसे पहला बेसिक जो आपको आना चाहिए वो ये कि मोल्स और इक्विवेलेंट्स, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मोल्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इक्विवेलेंट्स। अभी मैं वापस से पूरा डिस्क्राइब करने तो नहीं जाऊंगी कि मोल्स इसे कहते हैं, इक्विवेलेंट इसे कहते हैं, वो मैं अभी हरकत मैं अभी नहीं करूंगी। हाँ, बट ऑब्वियस है कि एक शॉर्ट में इन सब चीजों को मैं फॉर्मूला वाइज बताने की कोशिश करती हूँ, अदरवाइज उसके लिए तुम्हें वापस से अपने रेडॉक्स के कंसेप्ट को थोड़ा सा ब्रशअप करना पड़ेगा। तो जैसे कि तुम जानते हो कि मोल्स क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी क्वांटिटी दी हुई है, उस क्वांटिटी का जो भी मास इन ग्राम्स, ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा आप डिवाइड में क्या ले लेते हो, बोलो, डिवाइड में आप ले लेते हो उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का क्या, मोलर मास। तो मास बाय मोलर मास इज सिंपली नोन एज मोल्स इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, बट एक्चुअली में मोल्स क्या होता है साइंटिफिकली, ये तुम लोगों ने मोल कंसेप्ट में सीखा था जब हमने 11th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ा था। तो ऑब्वियस है कि उस चीज को सिखाने के लिए मुझे यहाँ पे बहुत टाइम लगा था, तो उतनी सारी चीज को मैं यहाँ पे वापस से तो एप्लीकेट करूंगी नहीं ना। अच्छा, उसके अलावा दूसरा कंसेप्ट होता है तुम लोगों के पास इक्विवेलेंस, कि अब ये जो नई वाला आती है इक्विवेलेंस, ये क्या होती है। तो जो इक्विवेलेंस है वो आपके मोल्स से कुछ इस तरीके से वैरी करते हैं कि जिस तरीके से हम लोग मोल्स में न्यूमरेटर में मास लेते हैं, इक्विवेलेंस निकालते वक्त भी ऑब्वियसली आपको उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का मास लेना होगा, नो डाउट। बट जो डिनोमिनेटर है, जब हम मोल्स निकालते हैं तो डिनोमिनेटर में वहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, मोलर मास। तो जब हम इक्विवेलेंस निकालते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है, तो हम लोग डिनोमिनेटर में लेते हैं इक्विवेलेंट मास, ठीक है। डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लेते हैं, इक्विवेलेंट मास। जिन लोगों ने रेडॉक्स को थोड़ा भी पढ़ा लिखा है उन्हें कम से कम इतना तो पता होगा ही होगा कि यहाँ पर ये जो टर्म होता है इक्विवेलेंट मास, ये होता क्या है। जब भी आपके पास मॉलिक्यूलर मास होता है, जो तुम में से सब लोगों को निकालना आता है, उसको अगर आप डिवाइड कर देते हो वैलेंसी फैक्टर के साथ, कई बुक्स में इसको एन फैक्टर भी कहते हैं, बट अगर आप इसको डिवाइड कर देते हो वैलेंसी फैक्टर के साथ, मैं वैलेंसी फैक्टर कहती हूँ, तो एक्चुअली में वही मोलर मास आप लोगों का क्या बन जाता है, देन आफ्टर डिवाइडिंग बाय वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास कोई नया कंसेप्ट नहीं है, उसके लिए एक इंसान को मोलर मास निकालते आना चाहिए और दूसरा उसको वैलेंसी फैक्टर पता होनी चाहिए, बस खत्म। जिस इंसान को इक्विवेलेंट मोलर मास कैलकुलेट करते आता है, जो कि आता ही है, हम लोगों ने किया है इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, मतलब अलग से मैंने मोलर मास निकालना नहीं सिखाया था क्योंकि वो लोअर स्टैंडर्ड का काम होता है, 8वीं 7वीं 9वीं 10वीं का। बट जब हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे तब मैंने मोलर मास पे बातचीत की है। कई लोगों को निकालना नहीं आता था तो उन गधों को भी सिखाया है कि ये को ऐसे ऐसे करते ना, और गधे उनको सिखाया ही नहीं किसी ने छोटी कक्षा में, तो उनकी क्या गलती, ठीक है, जो भी था। अब यहाँ पे हम लोगों को कम से कम ये पता चल गया कि मोल्स में, ठीक है, और आप लोगों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में डिफरेंस क्या होता है। दोनों के न्यूमरेटर में मास उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का इन ग्राम तो रहता ही है, बस फर्क इतना है कि मोल्स निकालते वक्त आप डिनोमिनेटर में क्या ले लेते हो, आप मोलर मास ले लेते हो, बट जब आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालते हो तो डिनोमिनेटर में आपको इक्विवेलेंट मास लेना होता है। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास
अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। अलग अलग केसेस में वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं ये चीज हमने सीखी है, बट अभी इस चैप्टर में हमें उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। मुश्किल से तुमने जितना भी वैलेंसी फैक्टर सीखा है उसका हार्डली तुम 0.1% इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज करोगे, हार्डली 0.1%। समझ लो, तुमको जो पूरा वैलेंसी फैक्टर सिखाया इतनी मेहनत करके, उसका हार्डली 0.1% आप यहाँ पे यूज करोगे, क्योंकि उतनी नीड नहीं पड़ती है। अच्छा, अब आगे आते हैं हम लोग बोर्ड्स लेवल पर। फिलहाल ये भी बताना भूल गए, ये हो गया पॉइंट नंबर 1 पुरानी क्लास का, पॉइंट नंबर 2 पुरानी क्लास का, पॉइंट नंबर 3 आपको कम से कम ये तो पता होता है कि मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, ये सब भी पता होना चाहिए। तो ध्यान से सुनना, आप जब भी कोई सोल्यूशन बनाते हो, किसी भी सॉल्यूट को अगर आप किसी सॉल्वेंट में मिक्स करते हो और अगर आप एक सोल्यूशन रेडी करते हो, तो उस पर्टिकुलर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन निकाली जाती है, मतलब कितना परसेंटेज का वो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि कोई लोग मोलैरिटी में करते हैं, कई नॉर्मेलिटी में, कई मोलैलिटी में, कई पीपीएम में, कई परसेंटेज के टर्म्स में। तो बट हम लोग फिलहाल अभी जिन दो तरीकों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, दैट दीज टू तरीकास आर मोलैरिटी एंड अदर वन इज नॉर्मेलिटी। ये भी हम लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड यानी कि 11th स्टैंडर्ड में ये चीज पढ़ी है। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि मोलैरिटी बेसिकली होती क्या है, तो तुम उसको क्या कहोगे कि भैया आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, और मैंने अभी अभी तुम्हें ऊपर बताया है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं। और दूसरा वो तुमसे ये कहेगा कि आपके पास जो सोल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद आपके पास जो सोल्यूशन बना, वो जो सोल्यूशन आपके पास है उस सोल्यूशन को लीटर, मतलब डिवाइड, लीटर में होना चाहिए सोल्यूशन, डिवाइड बाय लीटर कर दो, तो जो क्वांटिटी आपके पास निकल कर आएगी, दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इज नोन एज व्हाट, मोलैरिटी। ठीक है। अच्छा, अब जो ये दूसरा टर्म है नॉर्मेलिटी, हाउ दिस नॉर्मेलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द टर्म मोलैरिटी। तो बातचीत देखो कुछ ऐसी है कि जिस तरीके से मोलैरिटी निकालते वक्त आप न्यूमरेटर में लेते हो नंबर ऑफ मोल्स, तो वैसे ही अगर आपको कोई नॉर्मेलिटी निकालने को कहे तो आप न्यूमरेटर में लेते हो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। अभी अभी मैंने ऊपर बताया तुमको कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, अभी अभी मैंने ऊपर बताया था कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है, तो आई डोंट थिंक कि उसमें डाउट होना चाहिए। ठीक है, क्या होते हैं बताओ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय व्हाट, वैलेंसी फैक्टर। ओके, ठीक। तो ये हमने बातचीत कर ली मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में। अब मैं तुम लोगों को पूरा फॉर्मूला तो डिराइव करके नहीं दिखा रही हूं, बट ऊपर में जो मैंने टोटल 4 चीजें लिखी, उन 4 चीजों को अगर मैं यूज करूं तो पूरी दुनिया को ये बात पता होनी चाहिए कि मोलैरिटी इक्वल टू होती है नॉर्मेलिटी, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, नॉर्मेलिटी यानी कि कैपिटल N किसके बराबर होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। मतलब इमेजिन करो एक इंसान को मोलैरिटी किसी सोल्यूशन की पता है और उस इंसान को उसी पर्टिकुलर सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी भी निकालनी है, तो क्या वो इंसान नॉर्मेलिटी निकालने के लिए इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करेगा क्या कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, फिर उसके बाद इक्विवेलेंट मास देखो, ये करो वो करो? नहीं, सिंपल। मोलैरिटी अगर आपको पता है किसी भी पर्टिकुलर सोल्यूशन की, आप मल्टीप्लाई कर दो उसको वैलेंसी फैक्टर के साथ, तो आपको ऑटोमेटिकली तुरंत इंस्टेंटली क्या मिल जाएगी, नॉर्मेलिटी आपके हाथों में निकलकर आपको मिल जाएगी। सो हमें आज जिस बेसिक कंसेप्ट की नीड है किस चीज को पढ़ने के लिए, आपके जो कंसेप्ट जो हम लोग आज हेडिंग दिए हैं, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसको पढ़ने के लिए हमें जिस कंसेप्ट की नीड है वो 5 कंसेप्ट मैंने यहाँ पे तुम्हारे पुराने लोअर स्टैंडर्ड्स के रिकॉल कर दिए। अभी हमने जो कल की क्लास पढ़ी थी, कल की क्लास में देखो हमने बहुत सारे फॉर्मूलेज एक्चुअली डिराइव किए थे, तुम्हारे लिए सब कुछ नया नया था, तो वो फॉर्मूलेज कैसा है आपको मुंह जबानी पता होने चाहिए। अगर आपको वो फॉर्मूले लाइक से नहीं पता है तो दिक्कत हो जाएगी आगे।
जब तुम्हें वैल्यूज दी हुई होंगी, तुम्हें वैल्यूज को पुट करके जस्ट एक अननोन क्वांटिटी निकालनी होगी, तब की बात कर रही हूँ। बट राइट नाउ भूल जाओ फॉर्मूले वगैरह को, हम लोग सिंपल सोबर बातचीत करते हैं। किसके बारे में? हम लोग बातचीत करते हैं कंडक्टेंस के बारे में, या फिर मैं दूसरी भाषा में कहूँ लेट्स से कंडक्टिविटी। हम लोग बातचीत करते हैं कंडक्टिविटी के बारे में। तो कल की क्लास में तुमको दो टर्म सिखाए गए थे। एक सिखाया गया था क्या? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। जब आप रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर देते हो तब उसे क्या कहते हो? कंडक्टेंस। एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल, एक मिनट, तो कल हम लोगों ने जहाँ पे अपनी क्लास रोकी थी उसमें देखो हम लोगों ने चीजें किसके बारे में पढ़ ली थी? आप लोगों के रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ी थी कि अगर आप रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर दो तो जो क्वांटिटी आपको मिलती है दैट इज नोन एज व्हाट? कंडक्टेंस। उसके बाद हमने कल पढ़ा था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में, और फिर जब पूरी पढ़ाई हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रो की कर ली थी तब मैंने तुमको ये चीज बताई थी आखिरी में कि अगर इसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का तुमने रेसिप्रोकल कर दिया तो उस पर्टिकुलर रेसिप्रोकल की क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या कहते हैं उसको? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो कल हमने दो चीजें पढ़ी, एक पढ़ा था कंडक्टेंस और दूसरा पढ़ा था हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को तुम्हारी बुक वाला कैपिटल G सिंबल से इंडिकेट कराता है, और जो दूसरा टर्म हमने कल पढ़ा था स्पेसिफिक कंडक्टेंस, उसको हमने किस सिंबल से इंडिकेट किया था? आप लोगों के कप्पा, इस पर्टिकुलर सिंबल से। और आखिरी में जब पूरी बातचीत हमारी हो गई थी तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, बोलो क्या? कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है? कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट। मैं तो देखो इसी फॉर्मूले को याद रखती हूँ क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले याद करने से होता क्या है कि आखिरी में सिर्फ एक कंफ्यूजन का गोला निकल के आता है बाहर कि L ऊपर था कि A नीचे था कि A नीचे था कि L ऊपर था, यही कंफ्यूजन होता है और कुछ नहीं। तो बेटर है कि इस छोटे से एक सिंपल से वन लाइन रिलेशनशिप को आप याद रखो। बाद में जो छोटे छोटे फॉर्मूलेज होते हैं जैसे सेल कांस्टेंट क्या होता है? L/A, तो जिसको ये पता है वो यहाँ पे L और A की वैल्यू पुट कर देगा, खत्म हो जाती है बात यही पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये बस वन लाइन फॉर्मूला तुमको क्या करना पड़ता है? याद करना पड़ता है और कुछ नहीं। फिर बाद में हम लोगों ने मीनिंग समझना शुरू किया था कि आखिर ये जो वर्ड होता है कंडक्टेंस, इसका मीनिंग क्या होता है? आखिर कंडक्टेंस का मतलब क्या है? ठीक है, तो कंडक्टेंस के मतलब को जब हम समझने गए तो उसके लिए हमने सबसे पहले ये अज्यूम किया कि हमारे पास जो हम लोगों का इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, हमने ये अज्यूम किया कि ये जो हम लोगों का एक मिनट हो गया, तो हमने कल जहाँ पे रोका था हमने इस कंडक्टेंस का मीनिंग समझने की कोशिश की थी। तो आखिरी में जो हमने वन वर्ड में इस पूरी बातचीत को जब ओवर किया था तो वो हमारा वन वर्ड क्या था कि हम लोगों के पास जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनको हमने अज्यूम किया है कि हम 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रख रहे हैं, जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितना ml का सोल्यूशन होगा? 1 ml का सोल्यूशन होगा। क्यों 1 ml का सोल्यूशन होगा? क्योंकि अगर आप लेंथ को 1 सेंटीमीटर रख रहे हो, एरिया आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना निकल के आ रहा था? 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम को ही हम लोग क्या कहते हैं? ml कहते हैं। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रोड्स के बीच में, ठीक है, अगर आपके पास इलेक्ट्रोड्स के बीच में
1 ml सोल्यूशन है तो उस 1 ml सोल्यूशन का जितना भी कंडक्टेंस आएगा, दैट कंडक्टेंस इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जो भी बोलना है तुम्हें, बट स्पेसिफिक वर्ड लगा जरूर, ठीक है। कि 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में आप लोगों के पास अगर 1 ml सोल्यूशन है तो उस 1 ml सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस निकलता है, ठीक है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1 ml सोल्यूशन का, ठीक है। कितना? 1 ml सोल्यूशन का जो भी कंडक्टेंस निकलता है दैट इज नोन एज व्हाट? आप लोगों का स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब हमको इसी के आगे अपनी गाड़ी कंटिन्यू करनी है। सबसे पहले तो अपने दिमाग में एक बात हमेशा फिट करनी है, हम लोग जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग कैसा चलता है कि एक कंटेनर होगा, कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होगा, राइट, जैसा कि मैंने अभी बना के हमारे सामने रखा हुआ है। लेकिन अब हम लोग जब एक्चुअल में मैथमेटिकली केमिस्ट्री को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो सबसे पहला हमारा अजम्पशन ये होता है कि उस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर जितना भी इलेक्ट्रोलाइट है वो सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड्स के बीच में ही है, आजू बाजू नहीं है। अब तुम बोलोगे ये कैसे संभव है? भैया कैसे भी संभव हो, मेरी टेंशन थोड़ी ना है, लेकिन क्या है, हमारा अजम्पशन ही यही है, पूरा का पूरा हमारी कहानी का गेम ही इसके अराउंड रिवॉल्व करता है कि जितना भी इलेक्ट्रोलाइट है वो सारा का सारा 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में ही है। अब तुम खुद सोचो, अगर मैं ऐसा नहीं कंस्ट्रक्ट करूंगी या फिर अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो जो सोल्यूशन आप लोगों के उन 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में नहीं आ पाया, जैसे कि ये वाला देखो नहीं आ पा रहा है, ये वाला नहीं आ पा रहा है, इनकी कंडक्टेंस फिर कैसे मेजर होगी? इसका मतलब जो वैल्यू मुझे मिल रही है मेजर होकर, वो वैल्यू मतलब मुझे गलत मिल रही है, वो गलत चीज की रीडिंग आ रही है, वो करेक्ट रीडिंग नहीं आ रही है। सही कह रही हूं ना? तो इट मीन्स दैट वी अज्यूम दैट कि सबसे पहले तो उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में वो जो आप लोगों का क्या रहता है, पर्टिकुलरली गैप रहता है, बस उसी गैप में जितना इलेक्ट्रोलाइट है सो है, उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट और कहीं भी नहीं है। ये हमको याद रखना है। डन। तो अभी तुम लोगों को स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है ये चीज बता दी गई। अब इसी कंडक्टेंस को हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ते हैं। अब हमको 2 टाइप के कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी को पढ़ना है, दैट इज मोलर, और दूसरा होता है आप लोगों के पास कौन सा? एक होता है इक्विवेलेंट, ठीक है, एक होता है मोलर और दूसरा होता है इक्विवेलेंट। पहले तो हमें समझना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म दिस मोलर कंडक्टिविटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो जैसा कि तुम्हें नाम सुनकर थोड़ा सा अपने अंदर से फीलिंग तुम्हें रियलाइज हो रही होगी मे बी कि मोलर वर्ड आ रहा है, मतलब जरूर इस कंडक्टिविटी का लेना देना मोल्स के साथ होगा। तो एग्जैक्टली अगर हम लोग बात कर रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी की, तो मोलर कंडक्टिविटी का लेना देना होता है मोल्स के साथ या फिर आप कह सकते हो मोलैरिटी के साथ, ठीक है। किसके साथ? मोल्स के साथ या फिर किसके साथ? मोलैरिटी के साथ। और अगर मैं बातचीत कर रही हूं किसकी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का लेना देना होता है किसके साथ? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के साथ, या फिर मैं ये कह सकती हूं किसके साथ? आप लोगों की नॉर्मैलिटी के साथ, इन दोनों के साथ। क्या ये बात भेजे में जा रही है? तो खुद समझ लो तुम अभी कि बेसिकली हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं। बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मोल्स के टर्म में बात करोगे ना तो वो मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी, अगर इक्विवेलेंस के टर्म में बात करोगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहलाएगी, और यदि 1 ml के बारे में बात करोगे कि 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में 1 ml का सोल्यूशन है और उसकी कंडक्टेंस कितनी है, तो फिर वो कहलाएगी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है, ठीक है। वो क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है? वो बातचीत करती है वॉल्यूम के साथ। किस वॉल्यूम के साथ? 1 ml वॉल्यूम के साथ। मोलर कंडक्टिविटी बातचीत करती है किसके साथ? मोल्स के साथ। कितने मोल्स के साथ? 1 मोल्स के साथ। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बातचीत करती है किसके साथ? इक्विवेलेंट्स के साथ। कितने इक्विवेलेंट्स के साथ? एक इक्विवेलेंट के साथ। बस खत्म। यानी कि अगर कोई तुमसे कहे कि आपके पास एक इलेक्ट्रोड में, मतलब एक कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड्स हैं,
ठीक है, और उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के लेफ्ट या राइट में नहीं पाया जाता है। जितना भी इलेक्ट्रोलाइट है या जितना भी केमिकल आपने यूज किया है वो सारा का सारा उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में ही स्टोर्ड है। और अगर मान लेते हैं इस इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम 1 ml होगा, इस इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम कितना होगा 1 ml होगा, तो इस 1 ml के वॉल्यूम वाले इलेक्ट्रोलाइट का जो भी कंडक्टेंस मशीन कैलकुलेट करके देगी, दैट कंडक्टेंस विल बी नोन एज व्हाट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस को सीधी सरल भाषा में अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या होता है, देन यू विल से कि दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में यदि 1 ml सोल्यूशन भरा जाए, कितना 1 ml इलेक्ट्रोलाइट अगर भरा जाए, तो उस 1 ml इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस निकल के आती है दैट इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बट अगर सिचुएशन को इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया जाए कि आपके पास ऐसे ना दो इलेक्ट्रोड्स हैं, याद रखना इलेक्ट्रोड्स के लेफ्ट में और इलेक्ट्रोड्स के राइट में कभी भी आपको क्या नहीं मिलेगा, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जो मिलेगा उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में मिलेगा। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में मैंने सोल्यूशन भरा। अब तुम मुझसे पूछोगे कि मैडम कितना ml भरा, तो मैं तुमको यह जवाब दूंगी कि अगर तुमको मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो ml के टर्म्स में बातचीत मत करो। अगर मैं तुमसे ये कहूंगी कि अगर तुम्हें मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है या मोलर कंडक्टिविटी मेजर करनी है तो ml या फिर वॉल्यूम के टर्म्स में मुंह तो खोलना ही मत, ठीक है। अगर मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बात करनी है तो मोलर कंडक्टिविटी में दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितना भी मिलीलीटर सोल्यूशन हो सकता है, या फिर कितना भी लीटर सोल्यूशन हो सकता है, या फिर हो सकता है मिलीलीटर, लीटर से भी अगर कोई बड़ी यूनिट है लाइक से, तो कितना भी बड़ा वॉल्यूम वहां दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में हो सकता है। सो मोलर कंडक्टिविटी के बारे में जब जब हम अपना मुंह खोलते हैं तब तक उसका वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं होता है। मोलर कंडक्टिविटी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में तुमने 1 ml लिक्विड, मतलब 1 ml इलेक्ट्रोलाइट डाला है कि 10 ml डाला है कि 10 लीटर डाला है कि 500 लीटर डाला है, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है 0.1 ml हो सकता है 0.00001 ml हो, क्या भाई कितना भी हो, उसको वॉल्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसको किस बात से फर्क पड़ता है? उसको इस बात से फर्क पड़ता है कि दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में आप चाहे कितना भी ml का सोल्यूशन डालो, बट उस सोल्यूशन के अंदर में जो मोल्स होंगे, मतलब ऑब्वियसली सोल्यूशन बनाने के लिए हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, है ना। जैसे अगर मैं तुमसे कहूंगी नमक और पानी को मिक्स करो, तो नमक और पानी का एक सोल्यूशन बनेगा। तो नमक उसमें क्या हुआ, सॉल्यूट हुआ, तो नमक के कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे उस सोल्यूशन के अंदर। तो वो ये कहना चाह रहा है भाई तू 1 ml सोल्यूशन ले कि 10 ml ले, 10 लीटर ले कि 10 लाख लीटर ले, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बट चाहे कुछ भी हो जाए, उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में ये जो जगह है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूट के, वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट होना ही चाहिए। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स होने ही चाहिए। सॉल्यूट के आयंस 1 मोल होने ही चाहिए, चाहे सॉल्यूशन कितना भी हो, या फिर मैं ये कह चाहे वॉल्यूम कितना भी हो, उसको वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है। चाहे वॉल्यूम कितना भी हो, ठीक है, चाहे वॉल्यूम कितना भी हो, उसको वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है। बट दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में सॉल्यूट का मोल्स कितने होने चाहिए, 1 मोल्स होने चाहिए। अगर 1 मोल सॉल्यूट मौजूद है तो आप उसको क्या कहोगे कि भैया तू कौन है, मोलर कंडक्टिविटी। ऑब्वियसली उस मशीन से आप कंडक्टिविटी को मेजर करोगे, जिस भी मशीन से वो कोई ना कोई तुम्हें वैल्यू देगी, तो जो वैल्यू को हम लोग कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को किस बात से मतलब होता है कि दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में 1 ml है कि नहीं है सोल्यूशन, और मोलर कंडक्टिविटी बोलती है मेरे बीच में चाहे कितना भी ml ले ले, मुझे इस बात से कोई फर्क ना पड़े।
मुझे इस बात से कोई फर्क ना पड़े, बस होना कितना चाहिए, 1 मोल। बस होना कितना चाहिए सॉल्यूट उसके अंदर, बोलो 1 मोल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब उसके अलावा दूसरा टर्म होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो जैसे कि मैंने यहाँ बताया, सेम मैं यहाँ पे भी वही प्रवचन दूंगी तुमको कि मान लेते हैं आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। अगेन वही सेम बातचीत कि जितना भी इलेक्ट्रोलाइट है वो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में ही रहेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमेशा इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में ही रहेगा, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम नहीं, उनके बीच में। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए भी आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी बंदिश नहीं है कि आप बीच में वॉल्यूम कितना लेते हो। आप बीच में वॉल्यूम कितना भी लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, 1 ml 10 ml 100 ml 100 लीटर कितना भी लो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन कंडीशन उसने ये रख दी है कि यहाँ पे आप लोगों का जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसमें 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, 1 इक्विवेलेंट और सॉल्यूट होना चाहिए। सॉल्यूट तो नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए मोलर कंडक्टिविटी के लिए, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। अगर 1 इक्विवेलेंट का इलेक्ट्रोलाइट है, अगर 1 इक्विवेलेंट का इलेक्ट्रोलाइट है तो हम भैया क्या करेंगे, बोलो उसे कह देंगे, और डिवाइस से जो भी वैल्यू निकल के आ रही होगी कि जा जा करके तू कौन है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। बस यही सिंपल सी डेफिनेशन थी तीनों की। इजी है, सुनने में आसान है, बस इसी चीजों को अपनी भाषा में तुम्हें कन्वर्ट करना है और इसकी डेफिनेशन लिखनी होती है। कुछ भी कठिन नहीं होता अगर कंसेप्चुअली चीजों को समझो तो। हाँ, अब बात आती है सिंबल की। तो मोलर कंडक्टिविटी को देखो, सबसे पहले तो अलग अलग बुक्स देखो यार, अलग अलग सिंबल का प्रयोग करती है, बट जो बहुत ज्यादा जनरलाइज सिंबल होता है वो इस तरीके का उल्टा वी होता है। अगर मैं यहाँ पे m लिख दूं, देन दिस उल्टा v एंड दिस m इज नोन एज सिंबल ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। अगर मैं यहाँ पे उल्टा v के साथ यहाँ e लिख दूं तो मैं ये कहूंगी दिस इज अ सिंबल ऑफ व्हाट, आप लोगों का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, ओके। अभी एक्चुअली में हमने बेसिक डेफिनेशंस तो देखो पढ़ ली कि व्हाट डू यू मीन बाय मोलर कंडक्टिविटी, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब हम लोगों की जो नेक्स्ट स्टेप है, पॉइंट नंबर 9 आज की हमारी क्लास का, वो ये हम लोगों को एक रिलेशनशिप डेवलप करना है। किसके बीच में हम लोगों को एक रिलेशनशिप डेवलप करना है, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में। ठीक है, ये तो अभी सबको पता है कि मोलर कंडक्टिविटी का मीनिंग क्या है, सबको पता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मीनिंग क्या है, बट नाउ हमको अब क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में क्या करना है, एक रिलेशनशिप डेवलप करना है। ठीक है, एक फॉर्मूला पैदा करना है। ठीक है, एक क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है हमको, जिस फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या कर सके, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। ठीक है, ओके। तो ये जो भी आप फॉर्मूला बनाओगे, इस फॉर्मूले को बनाने के लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है। जब तुम्हें दोनों के बीच का रिलेशनशिप ढूंढना है तो दोनों के फॉर्मूलेस पता होने बहुत जरूरी है। अगर दोनों के फॉर्मूलेस पता होंगे तो आप इजीली उन दोनों के बीच का क्या कर सकते हो, रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हो। तो सबसे पहले रिलेशनशिप डेवलप करने से पहले जो हमारा सबसे बड़ा डाउट होगा वो ये होना चाहिए कि यार रिलेशनशिप छोड़, तू पहले मुझे मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला तो बता। ठीक है, आप मुझे मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला तो बताओ। तो सबसे पहले हम लोगों का अभी का टास्क क्या है, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बनाना। ठीक है, ये मोलर कंडक्टिविटी का आखिर फॉर्मूला होता क्या है। तो देखो, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कल की क्लास से ही हम शुरू करते हैं। ठीक है, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि कैपिटल जी, यानी कि बताओ मैं लिखवा देती हूँ, चलो एक बार क्या पढ़ा था हमने कल की क्लास में, कि आप लोगों के पास आपकी जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है वो क्या होती है, आप लोगों की कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय, बोलो क्या, वैलेंसी फैक्टर, नॉट वैलेंसी फैक्टर, ओ माय गॉड मेरे दिमाग में वही है, सेल कांस्टेंट। ये पढ़ा था हमने कल की कक्षा में, किसी को कोई आपत्ति, ऑब्वियसली नॉट। ठीक है,
अच्छा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का सिंबल क्या होता है? कप्पा। इसीलिए मैंने कहा था कि ये स्टेटमेंट याद रखना। कंडक्टेंस का सिंबल हमने कल की क्लास में क्या लिया था? जी। और सेल कांस्टेंट पूरी दुनिया जानती है क्या होता है? L/A। ठीक है, ओके। अब एक काम करते हैं, थोड़ी सी इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। G इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बोलो, कप्पा मल्टीप्लाई बाय आपका एरिया अपॉन में कितना आ जाएगा? L। अब मेरे को ना थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए। मैं क्या करती हूं, ये जो आपका एरिया है, इस एरिया को मल्टीप्लाई कर देती हूँ L से, और इस L को भी मल्टीप्लाई कर देती हूँ L से। मतलब L से मैं न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ और L से मैं डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ, दोनों जगह। तो ऐसे में देखो ये चीज क्या हो जाएगी? कप्पा वैसे का वैसी। और कल तुम लोगों के दिमाग में ठूस ठूस के बताया गया था कि एरिया को और अगर साइड को या फिर लेंथ को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करो तो वो बन जाता है वॉल्यूम। क्या बन जाता है? वॉल्यूम। क्या बन जाता है? वॉल्यूम। ठीक है। और अपॉन में आप लोगों के पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? L²। यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? L²। इस L² को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो ये चीज क्या बन जानी है? G टाइम्स ऑफ L² इक्वल टू आपका कप्पा टाइम्स ऑफ वॉल्यूम। समझ गए? अगली बार मैं वॉल्यूम का जो सिंबल है ना वो कैपिटल V लिखूंगी, बार बार वॉल्यूम वॉल्यूम की पूरी स्पेलिंग में नहीं लिखने वाली। अब यहाँ पर हम ऐसा अज्यूम करते हैं, हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि आपने वो जो दो इलेक्ट्रोड्स लिए थे आपके उस सेल के अंदर में, जो दो इलेक्ट्रोड्स थे, उन इलेक्ट्रोड्स के जो बीच का डिस्टेंस था वो डिस्टेंस ही क्या कहलाता है? L। और हम इस क्वेश्चन में लेट करते हैं कि हमारा जो L है, मान लो कितना सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर। अगर मैं L की वैल्यू को 1 सेंटीमीटर अज्यूम कर लूंगी तो अज्यूम कर लेने से क्या हो जाएगा? G इंटू L²। अब L तो 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इक्वल टू कप्पा टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। ठीक है। क्या अभी भी मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आया? नहीं आया। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला तो यार तब आएगा जब मोल्स होंगे, यहाँ तो मोल्स ही नहीं दिख रहे, राइट? तो एक काम करते हैं, हम दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, दोनों साइड हम इक्वेशंस को किससे डिवाइड कर देते हैं? मोल्स से डिवाइड कर देते हैं। इसको मैंने डिवाइड कर दिया बाय मोल्स, इस इक्वेशन को भी मैंने डिवाइड कर दिया बाय मोल्स। क्यों मैं डिवाइड कर रही हूँ बाय मोल्स से? क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी का पूरा लेना देना है किसके साथ? बोलो, मोल्स के साथ, इसीलिए डिवाइड किया। अब बताओ, अभी अभी मैंने तुमको प्रवचन दिया था कि अगर किसी भी कंडक्टिविटी को हम मोल्स के टर्म्स में नापने लगे, देखो G क्या है? G क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। G क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अगर किसी भी कंडक्टिविटी को हम मोल्स के टर्म्स में नापने लगे तो वही कंडक्टिविटी क्या कहलाने लगती है? बताओ, वही कहलाने लगती है मोलर कंडक्टिविटी। यानी कि मोलर कंडक्टिविटी कोई और नहीं बल्कि G डिवाइडेड बाय मोल्स है। ठीक है, G डिवाइडेड बाय क्या है? मोल्स। इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ। और यहाँ पे बाजू में एक और छोटा सा फॉर्मूला बना लेते हैं हम लोग हमारी लाइफ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या? कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो होती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय, बोलो क्या? मोल्स। ठीक है, क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोल्स। यानी कि ये वाला सिंबल इक्वल टू G डिवाइडेड बाय N। इसीलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड में जो G अपॉन N था यानी कि मोल्स थे उसको मैंने इस पर्टिकुलर सिंबल से इंडिकेट किया। ये K क्या है? दिस इज कप्पा। दिस इज व्हाट? कप्पा। दिस इज व्हाट? कप्पा। मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, बोलो मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? V अपॉन N। क्या आ जाएगा? V डिवाइडेड बाय N। अब ध्यान से सुनना मेरे प्रवचन को। हम लोग क्लास की स्टार्टिंग में जाते हैं आज की इंट्रोडक्टरी क्लास में। यहाँ पे मैंने तुमको मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखवाया था, है ना? क्या लिखवाया था? मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखवाया था। मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होती है? मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इसका मतलब अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी यानी कि क्या? कंसंट्रेशन। मोलैरिटी यानी कि क्या? कंसंट्रेशन। मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा वॉल्यूम अपॉन मोल्स कितना होगा तो तुम ये नहीं बोलोगे 1 अपॉन कंसंट्रेशन, 1 अपॉन कंसंट्रेशन या फिर 1 अपॉन मोलैरिटी, जो भी बोलना है। तो इस वॉल्यूम अपॉन मोल्स को क्या मैं ये नहीं लिख सकती? 1 अपॉन कंसंट्रेशन लिख सकती हूँ कि आपने जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है
उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, जैसा हम बोलते हैं ना 0.01 मोलर HCl, राइट। तो कितनी उसकी मोलैरिटी है, उसकी मोलैरिटी कितनी है। तो इस तरीके से हम लोगों के पास एक और फॉर्मूला बनकर आ गया मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने का। बोलो क्या, कि कप्पा डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, कप्पा डिवाइडेड बाय व्हाट, मोलैरिटी, कप्पा डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, कप्पा डिवाइडेड बाय व्हाट, आप लोगों की मोलैरिटी। ये आ गया तुम लोगों के पास फॉर्मूला बनकर, ये फॉर्मूला निकल कर आ गया है ना। ये क्या आ गया, फॉर्मूला निकल के आ गया। बस ध्यान रखना इस पूरी बातचीत में कि ये फॉर्मुलेज हमारे पास ये निकल कर आ गए दो। ऐसे और भी आप बहुत सारे फॉर्मुलेज बना सकते हो, बट उतने सारे फॉर्मुलेज बनाकर हमें क्या मिलेगा, हम लोगों को जो आगे काम की बातचीत करनी है हम वो करते हैं। हम लोगों को फॉर्मूला मिल चुका है किस चीज का, आप लोगों के मोलर कंडक्टिविटी का। हमको फॉर्मूला मिल चुका है किसका, मोलर कंडक्टिविटी का। ठीक है, ओके। जैसे मैंने ये कहा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को अगर मोल से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाता है, मोलर कंडक्टिविटी, है ना। मोलर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को अगर आप मोल से डिवाइड कर दो तो वो बन जाता है आप लोगों का, बोलो क्या, वो बन जाता है आप लोगों का मोलर कंडक्टिविटी। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि अगर आप स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को आप डिवाइड कर दो, किस चीज से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का कोई सिंबल नहीं होता है, इसलिए मेरे को पूरी स्पेलिंग लिखनी पड़ रही है। तो वो चीज क्या बन जाएगी, वो चीज बन जाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या बन जाएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। एग्री करते हो, बिल्कुल। इस फॉर्मूले को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को रखते हैं वैसे का वैसी। आज क्लास की स्टार्टिंग में हमने क्या सीखा था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का, बोलो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको कोई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने को कहे तो फॉर्मूला होता है एक, ठीक है, जो भी भैया वो फॉर्मूला होता होगा, जैसा भी होता होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ। जैसे कि तुम लोग आगे जाके जब पढ़ोगे, या फिर तुमने अगर रेडॉक्स वाली चीज को पूरी तरीके से पढ़ा है, तो जिस तरीके से मैंने तुम्हें ऊपर लिखवा के दिया था कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर, अगर उस फॉर्मूले में तुम क्या करो, प्रॉपर तरीके से नॉर्मेलिटी की वैल्यूज पुट करो, ठीक है। नॉर्मेलिटी क्या कहते हैं, इक्वल टू मोलैरिटी डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय, बोलो क्या, वैलेंसी फैक्टर। अगर वहां पे तुम प्रॉपर तरीके से सारी की सारी वैल्यूज पुट करो तो तुम ये देखोगे कि हमारे पास एक फॉर्मूला और निकल के आता है, और वो एक फॉर्मूला क्या निकल के आता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या है, तो इस चीज को मैं यहां पुट कर सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ उसकी जगह मैं लिख सकती हूँ मोल्स मल्टीप्लाई बाय व्हाट, वैलेंसी फैक्टर। क्या ये बात दिमाग में जा रही, क्या लिख सकते हैं उसकी जगह, मोल्स मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। ये आ जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये हो गया मेरे पास पहला फॉर्मूला, और ये हो गया मेरे पास दूसरा फॉर्मूला। इन दोनों फॉर्मूलेज का तुम ले लो उठाकर रेशो, तो बोलो क्या हो जाएगा, ये अपॉन में ये इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अपॉन में मोल्स डिवाइड बाय स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अपॉन में, बोलो क्या, मोल्स मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। अब एक ही सोल्यूशन की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अलग अलग तो हो नहीं सकती, तो ऊपर वाली स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, वाली स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कट गई। एक ही इलेक्ट्रोलाइट के मोल्स भी अलग अलग नहीं हो सकते, इसलिए ये भी कट गया। तो ओवरऑल बेसिकली जो तुम्हारे पास क्वांटिटी बची वो ये थी। क्या बात दिमाग में जा रही है, ये थी। इट मीन्स तुम्हारे पास कुछ ये बचा, ये इस चीज को अगर मैं लिखूं प्रॉपर तरीके से तो तुम्हारे पास ये बचा, ये, यानी कि तुम्हारे पास ये रिलेशनशिप आया, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। मल्टीप्लाई बाय क्या आया वहां पे फॉर्मूला, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। ये रिलेशनशिप निकल कर आता है, ठीक है। ये रिलेशनशिप निकलकर हम लोगों के पास आ गया। हमको ये पता चल गया कि आखिर मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। एक बार तुम्हारी बुक को देख लेते हैं।
कि उसने क्या क्या चीजें हैं, क्या तुमको बनाकर दिया है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कुछ आधी डेरिवेशन उसने ना हो जो मैंने पढ़ा दिया हो, और हो जो मैंने अभी नहीं पढ़ाया हो। जैसे मुझे पता है एक रिलेशनशिप है जो मैंने पढ़ाया, जो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मल्टीप्लाइड बाय 1000 इसके निकल हो गया है। ये रहा, कल हम लोग यहीं पे पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने कल कहाँ तक चीजें कर ली थी। ओके, कंडक्टिविटी तक। हाँ, ये देखो, ये रहा मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये तुम लोगों को थोड़ा सा जीएफ है याद ना पड़ेगा, बुक विथिन का तो हो सकता है इस साल को कोई एमसीक्यू क्रिएट हो जाए कि कौन से ऐसे जर्मन फिजिस्ट ने ये टर्म मोलर कंडक्टिविटी को कॉइन किया, और वो जो उल्टा वी है इसको लैम्डा नक्सेबल से बताया जा रहा है। तो ये जीके फैक्ट है, ठीक है, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। उसके अलावा देखो, मैंने जैसे कि अभी तुमको बताया कि मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है, कप्पा डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। तो अभी देखो लिखा हुआ है मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा डिवाइड बाय कंसंट्रेशन। याद है कि नहीं है, पीछे पूरा डिराइव करवाई हूं मैंने पूरा डेरिवेशन करवा के दिया तुम्हें, बट यहाँ बुक वाले ने डेरिवेशन करा के नहीं दिया, उसने डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज कर दिया है। इवन मैंने जो तुम्हें जिस तरीके से डिफाइन करके बताया ना कि अगर दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में 1 मोल का सोल्यूशन होगा, मतलब 1 मोल होगा इलेक्ट्रोलाइट, तो उसको मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। उस आलसी इंसान ने वो तक नहीं किया, उसने क्या कर दिया, मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन भी वही लिख दी जो फॉर्मूला है कि मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कप्पा यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन। सोचो, डिफाइन में भी इतनी कंडक्टिविटी, ठीक है। बाकी तो प्रवचन है कि कप्पा की यूनिट होता है आप लोगों की साइमन मीटर इनवर्स। उसके अलावा जो कंसंट्रेशन है उसकी यूनिट होती है मोल मीटर अपॉन -3, ठीक है। कप्पा की यूनिट होती है साइमन मीटर इनवर्स, कंसंट्रेशन की यूनिट मोल मीटर की पावर -3। तो अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, दोनों की यूनिट्स को डिवाइड कर दो आपस में, जैसे मैंने लिखा है। तो ये वाली क्वांटिटी ऊपर, तो जब ये क्वांटिटी ऊपर जाएगी तो ऊपर को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब यही मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर ऊपर जाके बन जाएगा मीटर क्यूब, और जब यही मोल ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके बन जाएगा मोल की पावर -1। तो देखो, साइमन अकेला है तो इसीलिए साइमन वैसे का वैसी, मीटर की पावर -1 मीटर की पावर 3। तुमने बचपन में पढ़ा होगा व्हेन बेसेस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। तो m की पावर -1 है और m की पावर 3 है, दोनों की बेसिस सेम है, पावर को आप ऐड कर दो तो बोलो क्या बन जाएगा, m²। और मोल इनवर्स वैसे। तो ये आप लोगों की यूनिट आ गई, किसकी यूनिट आ गई, मोलर कंडक्टिविटी की। कल को 1 मार्क के एमसीक्यू में डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है पेपर वगैरह में कि बताओ इसकी यूनिट क्या है, उसकी यूनिट क्या है। बट समटाइम्स आप लोगों को कई बार जो चीजें हैं वो इस तरीके से भी पूछी जाती हैं कि 2 मार्क्स के लिए या फिर 1 मार्क्स के शॉर्ट आंसर के लिए कि डिराइव द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि मैं डिराइव कैसे करूं। यार डिराइव कुछ नहीं करना है, तुझे मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखना है। उस फॉर्मूले में दिख रहा है कि न्यूमरेटर में कप्पा है और डिनोमिनेटर में कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी है। यहाँ पे कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी, ठीक है। पीछे डिराइव भी किया है, तो आप कप्पा की यूनिट लिखो, अब डिवाइड बाय कंसंट्रेशन की यूनिट लिखो, नीचे की टर्म्स को आप ऊपर शिफ्ट करो और आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया। तो डिराइव करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उस पूरी चीज को मतलब लंबा चौड़ा क्या करेंगे इतनी बड़ी टेंशन ले रहे हो। और जैसे कि हमने कल की क्लास में बातचीत की थी कि साइमन्स को हम लोग ओहम भी कहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें साइमन लिखना अच्छा लगता है तो तुम साइमन लिख रहे हो, तुम साइमन के बदले ओहम इनवर्स लिख सकते हो। लेकिन अगर तुम साइमन लिखते हो तो तुम्हारी यूनिट होती है मीटर, यानी दूसरी बाजू में यूनिट मीटर में होती है। बट अगर आप ओहम वर्ड का इस्तेमाल करते हो तो बाजू में एक यूनिट होती है सेंटीमीटर, यानी ओहम के साथ गिफ्ट में आता है सेंटीमीटर और आप लोगों के साइमन के साथ गिफ्ट में कौन आता है, मीटर, ठीक है। तो ये मोलर कंडक्टिविटी के बारे में तुम्हारी बुक में दिया हुआ था, पूरी की पूरी बकबक। अब इसी चीज को जो मैंने पार्टी में देकर समझाया कि आखिर मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, तो तुम्हारी बुक वाले ने देखो ये एक पैराग्राफ की हेडिंग दे दी, सिग्निफिकेंस और कंडक्टिविटी, और उसके अंतर्गत वो यही सारी चीजें मैंने अभी बकबक करके समझाई वो ये बता रहा है। क्या बता रहा है, देखो कि मोलर कंडक्टिविटी कुछ और नहीं, कंडक्टिविटी को ही कहते हैं अगर इलेक्ट्रोलाइट कितना हो, 1 मोल हो। अगर इलेक्ट्रोलाइट कितना हो, 1 मोल हो। तो बेसिकली मोलर कंडक्टिविटी की ये भी एक डेफिनेशन है।
ऊपर वाली भी एक डेफिनेशन है और ये भी डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन है, ठीक है, दोनों ही डेफिनेशन है, ठीक है, बराबर। लेकिन ध्यान रखना इस पूरी डेफिनेशन के दौरान हम क्या अज्यूम करते हैं, मैंने अभी पूरी अजम्पशन बताओ क्या की थी, कि सारा का सारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में ही है, मतलब ना तो इलेक्ट्रोड्स के लेफ्ट में, ना तो इलेक्ट्रोड्स के राइट में, ना तो टॉप में, ना बॉटम में, सब कुछ इलेक्ट्रोड्स के बीच में। तो देखो यहाँ पे भी वही चीज लिखी हुई कि सपोज द सोल्यूशन इज इन पैरेलल इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का गैप कितना है 1 सेंटीमीटर। अभी जब मैंने पीछे ये रिलेशनशिप डिराइव किया था तो इसको डिराइव करने के दौरान मैंने ये चीज अज्यूम की थी ना कि वहां पर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तो वही वहां पे वो भी लिख रहा है। और उसके बाद जो बार बार प्रवचन बोल रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए आपका सारा इलेक्ट्रोलाइट उसी इलेक्ट्रोड के बीच में आना चाहिए, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं। तो यहाँ पर भी देखो उसी ने वही चीज है, एंड लाइक इट, इसका मतलब इलेक्ट्रोड्स के बीच में इतना गैप होना चाहिए कि वहां पे सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाए, आपका एकोमोडेट हो जाए, इधर उधर फैला हुआ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। क्या बात दिमाग में जा रही है? बस यही सेम चीज वो अभी मैंने पीछे पढ़ाई है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन कैसे फ्रेम करके दिया जाएगा बोर्ड्स में वो मैं मार्क करके तुम्हें दे दूंगी, बट ये होती है मोलर कंडक्टिविटी की क्या कहते हैं परिभाषा। फिर उसके बाद क्या प्रवचन मैंने तुमको दिए थे, अभी मैंने तुम्हें डिराइव करके दिया था, बोलो क्या डिराइव करके दिया था मैंने तुम्हें, एक रिलेशनशिप के बीच का रिलेशनशिप मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या लिख के दिया था मैंने तुम्हें, कप्पा डिवाइडेड बाय क्या लिख के दिया था, कंसंट्रेशन। तो मैं नहीं लिखता है यहाँ पे भी तुम्हें वही दिख रहा है, देखो मोलर कंडक्टिविटी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा तो है, दिख तो है, बट इसको इसने जो डिराइव किया है ना, ये इसके डिराइव करने का जो तरीका है वो अलग है एज कंपेयर टू जैसे मैंने डिराइव किया है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने डिराइव किया है उस तरीके से इसका डिराइव करने का तरीका अलग है, ठीक है। तो मैंने जो डिराइव करने का तरीका यूज किया है एक इंसान याद रख सकता है चाहे तो, बट चाहे आप सीबीएसई बोर्ड लिख रहे हो या चाहे आप स्टेट बोर्ड का एग्जाम लिख रहे हो, आपको डेरिवेशन हमेशा अपनी बुक वाले के अकॉर्डिंग ही लिखना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने अलग तरीके से डिराइव कर लिया है तो वो लिख दो। दोनों से एंड रिजल्ट में मानती हूँ सेम आता है, बट बात किस चीज की हो जाती है कि तो जो तुम लोगों की टेक्स्ट बुक है वो एक्चुअली ये तरीका यूज नहीं करती जो मैंने यूज किया ना डिराइव करने के लिए, कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा डिवाइडेड बाय आप लोगों का क्या कहते हैं कंसंट्रेशन, वो ये नहीं थी। वो जो तरीका उसका रहता है यूज करने का वो मैं बता रही हूँ किस तरीके से वो यूज करती है, और उसी सेम तरीके से वो भी डेरिवेशन है। लेकिन जो तुम्हारी स्टेट बोर्ड की किताब है उस स्टेट बोर्ड की किताब में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में अभी तक स्टिल मुझे कोई भी चीजें नहीं लिख रही, बट मैंने तुम्हें बताया क्योंकि पता होना चाहिए। अगर तुम मोलर कंडक्टिविटी पढ़ रहे हो तो भैया तुम्हें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में भी पूरा आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो उस डिवीजन को उसने कैसे डिराइव किया, ठीक है, वो कैसे उस रिजल्ट तक पहुंचा, ये वाली चीज हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। और फिर जैसे जैसे वो डिराइव कर रहा होगा उसको समझना है, क्योंकि पेपर में एनसीईआरटी बोर्ड्स लिखो मतलब सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दो या चाहे स्टेट बोर्ड का, आपको इसी पर्टिकुलर डेरिवेशन को यूज करना है। तो मैं अभी बताने जा रही हूँ, ठीक है। जो मैंने पहले बताया वो एक बहुत ही ईजी है, आप वैसे याद कर सकते हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, बट दिक्कत ये है कि बोर्ड्स वाले फिर कहीं काट ना दे, ये रहता है। तो इसीलिए अभी हम लोग इस चीज को समझते हुए ध्यान से पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना आप लोगों को मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशनशिप आपको करना क्या है, आपको प्रूव करना है। क्या टू प्रूव करना है? मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, जहां पे इस कंसंट्रेशन का मतलब होता है, मैं यहाँ पे इसीलिए ऐसा लिख कर दे रही हूं क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कंसंट्रेशन अलग अलग प्रकार की होती है, तो आप किस कंसंट्रेशन की बात कर रहे हो ये तुमको पता तो होना चाहिए ना, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सीखेंगे कि किस तरीके से डेरिवेशन करना है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी तुमको, ठीक है। नहीं तो तुम्हें खुद को ही समझ में नहीं आएगा ये डेरिवेशन कैसा आया, एंड यूजुअली लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये डेरिवेशन कैसे आया है, ठीक है, भूल जाते हैं। मैं भी भूल गई हूँ जब मैंने अपना पेपर लिखा होगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, मैंने तुमसे क्या कहा था कि मान कर चलते हैं, मान के क्या चलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी के दौरान इस बात का कोई नियम नहीं होता कि आपको इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितना वॉल्यूम लेना है, ठीक है। फॉर कैलकुलेटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप लोगों को इस बात नहीं लेनी होती
कि आप दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितना इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, जितना ml लेना है ले लो, ठीक है। फॉर कैलकुलेटिंग मोलर कंडक्टिविटी लेट हम मान के चलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन, किसके बिटवीन, इलेक्ट्रोड्स कितना है आप लोगों का, मान के चलते हैं VmL। मैं ml इसलिए लिख रही हूं क्योंकि एक स्टूडेंट बहुत ही कंफर्टेबल होता है मिलीलीटर और लीटर में, लेकिन बेचारा जैसे सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब देखता है घबरा जाता है, तो इसलिए मैं मिलीलीटर लिख के चल रही हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि मोलर कंडक्टिविटी में भैया वॉल्यूम कितना भी ले लो चलेगा, लेकिन बट वहां पे आपको दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, ठीक है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किसके बीच में बताओ, बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, वो आपको हमेशा कुछ भी हो जाए, ठीक है, वो आपको हमेशा कितने लेने, 1 ही लेना है, ठीक है। आप वॉल्यूम कितना भी ले लो चलेगा, लेकिन आप उसमें ये नहीं सकते कि मोल्स चेंज कर रहे हो, मोल्स आपको 1 ही लेने पड़ते हैं। अब तुम बोलोगे मैडम कोई मोल्स गिन के तो नहीं डालता है, बिल्कुल गिन के नहीं डालता है, बट हम मान के चल रहे हैं कि हमने मोल्स वहां पे कितने ले लिए हैं, 1 ले लिए, ठीक है। अच्छा, अब आगे और क्या प्रवचन है यहाँ पर आपका, तो देखो प्रवचन बहुत ही सिंपल सा है, वो ये कि अगर मैं तुमसे ये कहूं कि कप्पा क्या होता है, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि व्हाट इज कप्पा, ठीक है, अगर मैं सेकेंड पॉइंट में तुमसे ये पूछूं व्हाट इज कप्पा, तो कल की क्लास में हम लोगों ने कप्पा किसको कहा था, कप्पा हमने किसको कहा था, ध्यान दो, कप्पा हमने किसको कहा था, अगर कल की क्लास में थोड़ा सा भी ध्यान है तो हमने कप्पा क्या कहा था, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को, ठीक है। फॉर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब होता है का, ठीक है, स्पेलिंग ठीक कर लेना, फॉर कप्पा। कप्पा कब मेजर किया जाता है, कप्पा के दौरान लेट वगैरह करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कप्पा के दौरान हम लोग लेट करें, लेट वॉल्यूम बिटवीन इलेक्ट्रोड्स 1 ml। कप्पा की कैलकुलेशन करते वक्त हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि वहां पर वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 1 ml होना चाहिए, वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 1 ml। मोल्स वॉल्स से उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 1 ml। यानी कि जब आपके पास सोल्यूशन 1 ml का होता है, ठीक है, जब आपके पास सोल्यूशन 1 ml का होता है, तो फॉर 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टेंस इज कप्पा, कंडक्टेंस आती है कप्पा बराबर। लेकिन अगर आपके पास मान लेते हैं VmL इलेक्ट्रोलाइट है, कितना ml लाइट है, VmL इलेक्ट्रोलाइट है, तो उस VmL इलेक्ट्रोलाइट एंड 1 मोल एंड 1 VmL 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा लिखना चाहिए कि वॉल्यूम कितना है VmL, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट भैया हमने कितना लिया, 1। तो उस VmL वाले इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो कंडक्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं, दैट कंडक्टेंस इज, बोलो क्या, इज मोलर कंडक्टिविटी। तो तुम्हें नहीं लगता इस चीज को क्या मैं ऐसा कह सकती हूं कि जब 1 था तो 1 वाली चीज को आपने कहा, जब VmL हो गया तो उस वाली चीज को आप मोलर कंडक्टिविटी कह रहे हो। तो अगर तुम इन दोनों को क्रिस क्रॉस करोगे तो क्रिस क्रॉस करने को मिल जाएगा कि मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए, ml में होना चाहिए, किस में होना चाहिए। मैंने अभी तक ऐसी कोई बातचीत नहीं की, जो चीज तुम लोगों को मैंने ऊपर समझाई नहीं है। मैंने यहां पर यह बताया कि मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते वक्त हम क्या अजम्पशंस लेते हैं, हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते वक्त अजम्पशंस लेते हैं। फिर मैंने थर्ड स्टेप में तुमको ये दिखाया कि 1 ml के लिए उसे कप्पा कहते हैं, अगर आप 1 ml लो तो, अगर आप VmL लो तो आप उस मोलर कंडक्टिविटी कहते हो। फिर मैंने तुम्हें दोनों का क्रिस क्रॉस करके ये फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया कि देखो इससे हम लोगों को ये फॉर्मूला पता चल गया कि मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम शुड बी इन ml, वॉल्यूम शुड बी इन ml, राइट। मैंने ये बताया। हो सकता है पेपर में तुम्हें इतना ही प्रूफ पूछा जाए, इतनी ही चीजें पूछी जाए कि इतना प्रूफ करके दिखा दो, बट हम लोगों को थोड़ा भी आगे जाना है, ठीक है। हम लोगों को अभी कैसे जाना है, थोड़ा सा आगे जाना है। आगे इन द सेंस मैं समझी नहीं, आगे इन द सेंस क्या, तो फिलहाल अभी इतना तो समझ में आ गया कि हम लोगों ने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया, लेकिन ये पूरा का पूरा फॉर्मूला डिराइव के लिए क्या गया, इफ यू हैव 1 मोल, इफ यू हैव 1, अगर पास 1 मोल का इलेक्ट्रोलाइट है तो ये फॉर्मूला ये मतलब, लेकिन जरूरी है क्या हर बार एक इंसान गिनकर एक ही मोल डालेगा? हो सकता है वो एक इंसान 1 मोल से ज्यादा डाले, बट छोड़ो, हमें क्या, हम उतनी टेंशन नहीं लेते। हम बोलते हैं बट चौथी स्टेप में आते हैं, ठीक है। चौथी स्टेप हमारी क्या कहलाती है,
फॉर्मूला लिखिए, मोलैरिटी क्या होती है बताइए, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। लेकिन ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। लेकिन ऊपर वाला वॉल्यूम तो ml में था। अब सोचो, ऊपर वाला वॉल्यूम ml में और नीचे वाला वॉल्यूम लीटर में, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो लीटर वाला वॉल्यूम है, बचपन में तुमने सीखा होगा कि लीटर से अगर ml में जाना है तो इसको आपको मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी कि सॉरी एक मिनट रुको, अगर आपको v लीटर नहीं लिखना है, अगर आपको v लीटर की जगह ml लिखना है, आप क्या करो, इस तरीके से लिख सकते हो, v लीटर की जगह मैंने लिख दिया v ml डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब कैपिटल M। थोड़ा मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं तो ये हो जाएगा n मल्टीप्लाई अपॉन। अब कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, फॉर्मूला रटते हैं कि अच्छा जब हम लोगों का वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा तो 1000 ऊपर आएगा, और जब पेपर देने जाते हैं तो बेचारे भूल जाते हैं कि अरे यार कि 1000 ऊपर आना था कि 1000 नीचे आना था, वो यही भूल जाते हैं। बताओ, तो ऐसे में अगर आप रट्टा मारोगे ना तो यही होने वाला है। अब रटो मत, आपने लीटर में लिया था, लीटर से आप किसको कर रहे हो, मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 1000 तो करना ही पड़ेगा, और बाद में यही डिवाइड बाय 1000 आपका कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, सिंपल। अच्छा, अब कोई यहाँ से तुमसे ये पूछेगा v यानी कि वॉल्यूम ml, इसका फॉर्मूला क्या है, तो तुम इस तरीके से जवाब दे दोगे कि देखो मैडम ये वॉल्यूम का फॉर्मूला निकल गया। कहाँ से आए, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है, एक प्रकार की कंसंट्रेशन ही है। बस अब जाओ जाके इसको पुट कर दो। कहाँ पुट करना है, देखो कहाँ पुट करना है, यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पुट कर देती हूँ तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू मल्टीप्लाई वॉल्यूम की जगह मोल्स मल्टीप्लाई अपॉन में मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। क्या होता है यहाँ पे, कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर आप 1 के पास n की वैल्यू यानी कि मोल्स की वैल्यू 1 है तो यही से फॉर्मूला बन जाता है बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। मोलैरिटी यानी कि कोई कंसंट्रेशन, आप तो सीख सकते हो उसकी जगह पर। और यही सेम फॉर्मूला अब कर दिया गया, जिस तरह मैंने लिखवाया है उसी तरीके को आप एडप्ट करोगे, उसी अकॉर्डिंग काम है। तो कहाँ चला गया वो पर्टिकुलर फॉर्मूला जो देख रहे थे, यही कहीं तो था यार, ठीक, कहाँ गया, देखो यही है कि ये आप लोगों का लैम्बडा यानी कि उल्टा v इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय c। यहाँ n नहीं है, n इसीलिए नहीं है क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में हमने अज्यूम कर लिया कि 1 मोल। ठीक है, तुम अगर बुक के अकॉर्डिंग जाओगे ना तो सिर्फ कंफ्यूजन मिलेगा, और जब पेपर में लिखने की बारी आएगी तो अल्टीमेटली वो चीज भूल जाओगे। तो इसीलिए बुक के अकॉर्डिंग रट्टा नहीं मारना, उस चीज को समझ के काम करना। समझ के किया हुआ काम कभी भी नुकसानदायक नहीं होता। और इसी तरीके से बोर्ड्स में भी लिखना, कोई नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा, क्योंकि हमने बोर्ड्स की बुक के अकॉर्डिंग ही लिखा है, बट वर्डिंग हमारी है, जिस वर्डिंग में हम ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। तुम्हारा आज का काम सिर्फ इतना होगा, अपनी कॉपी में नोट्स बनाओगे जिसमें पहला क्वेश्चन होगा डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी की दो डेफिनेशन फॉर्म में, तो आप ऑब्वियसली दोनों लिखोगे। उसके बाद जब भी तुमसे कभी भी कोई भी टीचर अगर डिफाइन पूछता है तो डिफाइन के दौरान आपको हमेशा वहां पे फॉर्मूला लिखना ही है। दैट इज सब्जी खरीदते वक्त कैसा धनिया उठा के ले आते हैं फ्री में, पहले ले आते थे, अब तो मिलता है 5-5 रुपए में। ठीक है, बट स्टिल आप उस तरीके से फॉर्मूला लिख के दोगे। उसके बाद जो आपका सेकेंड क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा स्टेट एंड डिराइव SI यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मतलब जो मोलर कंडक्टिविटी की SI यूनिट है वो आपको डिराइव करके दिखानी है। पेपर में कल को अगर 1 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाए तो आपको डिराइव करते आना चाहिए, और अगर लेट से MCQ में आ गया तो आपको ओरली बताने आना चाहिए। तो पहले SI यूनिट लिखोगे, द SI यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज दिस, और उसके बाद इसको डिराइव करोगे। डिराइव कैसे करते हैं मैंने तभी इसी वीडियो के दौरान टेक्स्ट बुक में बाजू में डिराइव करके भी दिखा दिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका ये रहेगा प्रूव दैट। प्रूव दैट में क्या रहे, ये जो मैंने टॉपिक ऊपर लिखवाया था ना, कहाँ चला गया वो टॉपिक, कहाँ चला गया, हाँ ये शो दैट लैम्बडा m इक्वल टू कप्पा अपॉन कंसंट्रेशन। हाँ, उस कप्पा के बाजू में क्या कर लेना, मल्टीप्लाई बाय 1000 लगा लेना। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेना, 1000 लगा लेना। ठीक है, ये वाली चीज। और कैसे डिराइव करोगे, जैसा मैंने इस PDF में करके लिखा है एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही। तो ये हो गए तुम्हारे टोटल 3 क्वेश्चन। बस इतना ही तुम्हारा आज का काम है अपनी नोट्स कॉपी में करने का। बाकी कल हम लोग जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो मोलर कंडक्टिविटी है ये किस तरीके से, या फिर कंडक्टिविटी किस तरीके से वेरी करती है अगर मैं सोल्यूशन को डाइल्यूट करती जाऊँ। तो ये हम लोग कल सीखेंगे, अभी फिलहाल इसमें ही जा रही हूँ, बट ये हमारा कल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके आगे फिर हम लोग इसी पर्टिकुलर टॉपिक से कोलरॉश लॉ भी पढ़ेंगे
कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, ठीक है। हाँ, बस अभी जो हम लोगों ने आखिरी में ये फॉर्मूला डिराइव किया, इस पूरे फॉर्मूले के डेरिवेशन में बस तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है, वो ये कि इस पूरे फॉर्मूला ये जो निकला ना, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में कंसंट्रेशन, ठीक है। इस पूरे फॉर्मूले में जो आप कंसंट्रेशन है, जो आपकी मोलैरिटी है, वो मोलैरिटी कंसंट्रेशन को नापने के बहुत तरीके होते हैं, बट द तरीका विच वी आर यूजिंग हियर इज व्हाट मोलैरिटी, ठीक है। अभी इस चीज को ओवर करते हैं, कल इसके आगे हम यहीं से कंटिन्यू